हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम क्लास 10th के अंदर द एज ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन या फिर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर हमने पीछे के 2 सेक्शन कवर कर लिए थे, 2 पार्ट्स कवर कर लिए थे, या फिर पीछे के जो जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली थी 2 पार्ट्स के अंदर। और आज जो है हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू बता दूं कि कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन स्प्रेड आउट हुआ और उसके बाद में कैसे उसका असर सोसाइटी में पड़ा, कैसे उसके चेंजेस आए, कैसे लोग उससे, कुछ लोग थे वेलकम करने वाले थे लेकिन बहुत सारे लोग इससे डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे हमने ये देखा, और कैसे इसने रिलीजन में या जो मोनार्की थी उनको डराया, और कैसे इसके अंदर चेंजेस ब्रॉट करे, कैसे सुधार लेके आए, और कैसे एक रीडिंग मैनिया टाइप ऑफ सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ। तो आज का जो चैप्टर है या आज का जो कहने का मतलब सेक्शन है, वीडियो नंबर 3 या पार्ट नंबर 3, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि फिलोसफर्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स के आइडियाज़ को फैलने में प्रिंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस सेक्शन में हम ये ही डिस्कस करेंगे कि प्रिंट क्रांति में, भाई प्रिंट रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा आपके लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए क्या था, किस तरीके से था। किसी ने पढ़ा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ जिसके अंदर, फ्रांस के अंदर हुआ, जहां पे मोनार्क को हटा के, लुई 16 वहां के राजा थे, उसको हटा के एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली गई। लेकिन ऐसे ही थोड़ी होता है ये सब चीजें, भाई ऐसा ही बदलाव ऐसे ही थोड़ी हुआ था। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्रिंट कल्चर के, भाई क्रांति जो है उसके अंदर प्रिंट कल्चर ने या प्रिंट मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम यही देखेंगे प्रिंट मीडिया ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को स्प्रेड होने में या फ्रेंच रेवोल्यूशन को होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो भाई प्रिंट रेवोल्यूशन के अंदर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके अंदर प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये रहा कि प्रिंट ने, भाई क्या हुआ, प्रिंट ने जो आइडियाज थे एनलाइटमेंट थिंकर्स के, जैसे मैंने आपको बताया दीदरो, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू या जीन जैक्स रूसो, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए और उनके आइडियाज को फैलने में प्रिंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और धीरे धीरे ये आइडियाज लोगों तक पहुंचने लग गए, तो ये लोगों के माइंड को चेंज करने लग गए या लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इनको देखने लग गए। लोग जो थे वो अब अलग अलग चीज़ों को देखते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, बात करते थे, और धीरे धीरे जो चीज़ें थी उनके अंदर चर्च को या डेपोटिक रूलर थे, जैसे राजा थे वहाँ के, या चर्च को उनको क्रिटिसाइज किया जाने लग गया। प्लस साथ साथ जो वहाँ का सोशल डिवीजन था उसके भी बातें यहाँ पे की जाने लग गई। तो प्रिंट ने जो आइडियाज़ थे वोल्टायर के, रूसो के, इनको बड़े पैमाने पे पहुँचने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने नए आईज से सब चीज़ों को देखा और उनके खिलाफ विरोध करना शुरू किया। एक तो इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेकेंड ये था कि प्रिंट कल्चर ने चारों ओर एक डायलॉग और डिबेट का माहौल बना दिया। पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो लेकिन बाद में लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखने लग गए, तो वो डिबेट करने लग गए, डायलॉग करने लग गए चीज़ों पे, या हर एक चीज़ को अलग तरीके से, भाई जो रूल्स रेगुलेशन थे या इंस्टीट्यूशन थे उनको अलग तरीके से देखने लग गए, और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न या बात करने लग गए, या उनके आइडियाज़ या बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से एक नया पब्लिक कल्चर डेवलप हुआ, जिसके अंदर जो पब्लिक थी भाई वो अब नए तरीके से, नए सिरे से चीज़ों को देखती थी और वो आइडियाज़ को अपनी तरीके से समझा करती थी, रीड करके करती थी। प्रिंट रेवोल्यूशन ने और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से कहने का मतलब ऐसी लिटरेचर छप पाई या फिर ऐसी चीज़ें छप पाई जो राजा के सिस्टम का मजाक उड़ाती थी या क्रिटिसाइज करती थी उनकी मॉरलिटी को। कैसे कि भाई जो प्रिंट था उसके अंदर धीरे धीरे कार्टून्स और कैरिकेचर छपने लग गए। कार्टून और कैरिकेचर थे वो भी एक प्रिंट का फॉर्म थे, तो उनके अंदर जो मोनार्की है उसको तो प्लेजर कहने का था। देखना आपकी बुक के अंदर देखोगे मोनार्की तो हमेशा मौज मस्ती कर रही है, लेकिन जो कॉमन पीपल है उसको बहुत हार्डशिप या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे दिखाया जाता, जब लोग इन सब चीज़ों को देखते तो उनके अंदर उनके खिलाफ गुस्सा या नाराज़गी आती, उनके खिलाफ विरोध आता, और इसी वजह से भाई राजा के खिलाफ या मोनार्की के खिलाफ या चर्च के खिलाफ लोगों के अंदर इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गुस्सा या नाराज़गी लाने में। और ये सब पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, प्रिंट की वजह से, किताबों की वजह से। तो इसीलिए डाउट तो नहीं है कि भाई प्रिंट ने आइडियाज़ को स्प्रेड होने में या फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्प्रेड होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंट एकमात्र कारण था जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। देयर आर अदर वेरियस रीजंस विच प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, बट प्रिंट हैज़ ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इट। इतनी चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें प्रिंट ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले
किया या फिर उसका क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा कि 19th सेंचुरी में और भी प्रिंट फैल गया पूरे यूरोप के अंदर और बड़े पैमाने में लिटरेसी रेट के अंदर इंक्रीज हुआ। लिटरेसी रेट में इंक्रीज हुआ तो नए रीडर्स जो थे यहाँ पे आए, जैसे चिल्ड्रंस, विमेंस या वर्कर्स। तो भाई इसमें देखेंगे कैसे डेवलपमेंट प्रिंट के अंदर हुए जब नए रीडर्स यहाँ पे आए और कैसे उनको क्रूशियल समझा गया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एक सारी चीज़ें हुई। तो भाई 19th सेंचुरी में जब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट रीडर के रूप में राइज अप हुए। भाई इंपॉर्टेंट रीडर्स के रूप में राइज अप हुए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये था कि भाई बच्चों के लिए किताबें छापना। तो बहुत सारी जगह जगह चिल्ड्रन प्रेस वहाँ पे लगी जो सिर्फ बच्चों के लिए किताबें छापते थे। ऐसी ही एक प्रेस जो है फ्रांस में लगी और धीरे धीरे बच्चों के लिए कहानियाँ, स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनके जो सिलेबस है उसके अंदर उस समय डाली जाए। ऐसे ही ग्रिम ब्रदर्स एक भाई थे या एक प्रिंटर्स थे जिन्होंने बड़े पैमाने पे जाके आसपास के गांव में या विलेजेस में जाके या पीजेंट के पास जाके बहुत सारी कहानियों को इकट्ठा किया है और पब्लिश किया है पूरे कलेक्शन को 1812 में। और ऐसी चीज़ें उन्होंने डाली हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल हैं, एलाइट क्लास जिनको सूटेबल मानता है। कहने का होता है देखिए गाँव वाले लोग जो होते हैं थोड़ी रफ भाषा में बात करते हो तो ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए मोरली सही नहीं है ऐसी चीज़ों को ड्रॉप करके कहने का होता है ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और बहुत सही हो सकती हैं या उनके लायक जो चीज़ें हैं वो ही डाली गई। तो इसी प्रकार जो गांव की कहानियां थी उन्होंने एक सिलेबस के एक करिकुलम का हिस्सा ले लिया और जो फोक टेल्स थी उनको पढ़ने का तरीका बदल गया। उन्होंने बच्चों के लिए भी वो चीज़ें छपना शुरू हो गई। तो इस प्रकार के बदलाव 19th सेंचुरी में बच्चों के लिए हुए। ऐसे ही महिलाएं, भाई महिलाएं भी इंपॉर्टेंट रीडर्स भी थी, राइटर्स भी थी। पेनी मैगजीन जो थी वो स्पेशली महिलाओं के लिए छापी जाती थी और ये जो पेनी मैगजीन थी बच्चे महिलाओं को कैसे रहें, घर को कैसे तैयार रखें, सजाएं, सारी चीज़ें इसके अंदर बताती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब नॉवेल्स लिखने लग गए तो इंपॉर्टेंट रीडर्स के रूप में राइज अप हुई महिलाएं, क्योंकि महिलाएं पढ़ने लग गई थी, ज़्यादातर रिच क्लास की महिलाएं थी। ठीक है, तो कुछ महिलाओं ने लिखने का प्रयास किया, अपनी लाइफ के बारे में बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसी जो महिलाएं थी जेन ऑस्टन, 3 महिलाएं का इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। 3 इंपॉर्टेंट वुमेन्स आर देयर। ये चीज़ें देखिए एक मार्क्स की चीज़ें हैं, इनको किसी को लूज आउट मत करिए। जेन ऑस्टन, ब्रोनेट सिस्टर, जॉर्ज इलॉयट, ये महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इन्होंने एक नए टाइप की महिलाएं को रिप्रेजेंट किया, एक नए जो वुमेन है उसको रिप्रेजेंट किया कि पर्सन विद विल। पहले महिलाओं को समझा जाता था कि कोई फैसला नहीं ले सकती, उनके अंदर कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती। अब लेकिन नई तरीके की इनके नोवेल के अंदर महिलाओं को दिखाया गया, ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, किसी काम को करने की या सोच समझ रखने वाली महिला के रूप में दिखाया गया जो महिलाओं के परसेप्शन को चेंज करता था। तो 19th सेंचुरी में महिलाओं के लिए भी ऐसे बदलाव हुए। बाद में वर्कर्स के क्या बदलाव हुए? पहले क्या होता था, वर्कर जो थे भाई उनके पास टाइम ही नहीं रहता था। टाइम कैसे रहता था कि भाई काम के घंटे ज़्यादा थे, काम के घंटे ज़्यादा होने की वजह से भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता था और किसी काम के लिए। लेकिन बाद में काम के घंटे कम होने की वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम बचने लग गया, तो धीरे धीरे वो अपने कहने का मतलब उनको समय मिलने लग गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का या सेल्फ एक्सप्रेशन का भी इम्प्रूवमेंट का मौका उनको मिलने लग गया। प्लस साथ ही साथ जगह जगह लैंडिंग लाइब्रेरीज लगाई गई जहाँ पे ये वाइट कॉलर वर्कर्स या वर्कर जो हैं वहाँ पे जाके पढ़ सकते थे या अपने विचार उन्होंने धीरे धीरे लिखना भी शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये ज़्यादातर जो चीज़ें थे अपनी पॉलिटिकल किसी राजनीतिक चीज़ों पे लिखते थे या फिर ऑटोबायोग्राफीज़ की, उनको कैसे कंडीशन, उनको जो लाइफ है उसके अंदर कैसे हार्डशिप या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो 19th सेंचुरी में देखा एक नया सेक्शन वर्कर भी आया, उन्होंने कैसे पढ़े और उनके कैसे एजुकेट हुए, उनकी लाइफ में इसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये भी हमने देखा। अब मूव करते हैं द लास्ट सेक्शन। तो हमने देखा कि सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें हुई और इतना बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो थे, इनोवेशंस जो थे या चेंजेस जो थे वो प्रिंट के अंदर देखे गए और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पे प्रिंट रेवोल्यूशन डेवलप हो पाया, किताबें पहुंच पाई। तो इस सेक्शन में यही देखेंगे कि क्या बदलाव 18th या 20th सेंचुरी में हुए जिनकी वजह से प्रिंट का अपीयरेंस बदल गई या प्रिंट की स्पीड बदल गई या प्रिंट का कहने का होता प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई। तो 18th और 19th सेंचुरी के लेट में बहुत सारे काम हुए। ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट प्रिंटिंग प्रेस में, सबसे पहले देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस में क्या डेवलपमेंट हुए। प्रिंटिंग प्रेस में अलग अलग डेवलप्ड हुए। मिड 19th सेंचुरी के अंदर रिचर्ड एम हॉय फ्रॉम यूरोप, न्यूयॉर्क से थे जो रिचर्ड एम हॉय हैं,
उन्होंने भाई सबसे पहली जो है भाई पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट कर दी। ठीक है, बिजली से चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट कर दी, बिजली से चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस उन्होंने इन्वेंट कर दी। तो इसका मतलब कहने का था स्पीड बढ़ गई भाई, स्पीड बढ़ गई। अब जो है 8000 पेज एक घंटे में छापे जा सकते हैं सिलेंड्रिकल प्रेस। आपने अभी भी देखा होगा सिलेंड्रिकल प्रेस टाइप की होती हैं, जैसे अखबार निकलते हो देखते हो तो सिलेंडर टाइप का लगा होता है और उसके ऊपर से अखबार निकलते रहते हैं। और पहले क्या था, स्पीड इतनी तेज नहीं थी तो अखबार छप ही नहीं पाते थे, क्योंकि अखबार कब छपेगा जब स्पीड तेज होगी भाई। अखबार तो एक दिन का डेली छपता है, तो पहले क्या होता था, बहुत समय लगता था, तो ऐसे अखबार छप ही नहीं पाते थे, खबर कैसे कहने का मतलब बासी खबर हो जाती थी। लेकिन बाद में जो सिलेंड्रिकल प्रेस आए उससे स्पीड बढ़ गई, तो सबसे पहला डेवलपमेंट था सिलेंड्रिकल प्रेस। बाद में लेट 19वीं सेंचुरी में और परिवर्तन हुआ और चेंज हुआ। और चेंज क्या हुआ, ऑफसेट प्रिंट भी यहाँ पे आ गया। ऑफसेट प्रिंट मतलब कलर प्रिंट, ऐसी प्रिंट जो एक साथ कलर भी छाप सकती है, ऐसी प्रिंट 6 कलर छापने वाली प्रिंट डेवलप हो गई, जिससे जो प्रिंट था उसका लेआउट या और भी अट्रैक्टिव वो हो गई। बाद में 20वीं सेंचुरी में और भी डेवलपमेंट हुआ। 20वीं सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ कि बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस आ गई, जिससे तो कहने का मतलब बहुत रैपिड चेंज हो गया। जो प्रिंटिंग की जो स्पीड थी वो बहुत तेज हो गई और सब चीज़ें चलती रही। ठीक है, तो 3 यहाँ पे डेवलपमेंट बता रखे हैं। सिलेंड्रिकल प्रेस आई, ऑफसेट प्रिंट, कलर प्रिंट यहाँ पे डेवलप हुआ। उसके बाद में जो है वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन भी यहाँ पे आ गई, जिससे भी और स्पीड बढ़ी। मशीन के अलावा और भी चीज़ों में भी बदलाव हुआ, जैसे पेपर की क्वालिटी में इंक्रीज हुआ, अब अच्छी क्वालिटी के पेपर आ गए। अब जो शीट्स थी उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। क्वालिटी ऑफ शीट्स देखिए क्या होती हैं। शीट होती हैं भाई, जो छपाई होती है उसके लिए एक परमानेंट शीट बनाई जाती है, जिसको यूज़ कर करके बार बार छपाई करी जा सकती है। मेटेलिक शीट टाइप की होती है, तो उनकी क्वालिटी बनने लग गई, तो उनको बार बार यूज़ किया जा सकता था, सस्ती प्रिंटिंग पड़ती थी, तो ये भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। कलर को कंट्रोल करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम भी आ गया, जिससे अब कलर को बार बार देखने की दिक्कत नहीं रहती थी और सब चीज़ें आराम से कंट्रोल की जा सकती थी। साथ ही साथ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रिंट के लेआउट में और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स थे हर चीज़ों के अंदर देखे गए, किए गए अपीयरेंस में, जिससे किताबें और अट्रैक्टिव या और भी ज़्यादा हो गई या और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाली हो गई। तो ये बहुत सारे इनोवेशंस थे जिन्होंने प्रिंट के जो कहने का था प्रिंट का जो लेआउट था या प्रिंट था उसको बदल दिया। साथ ही साथ प्रिंट के अंदर भाई प्रिंट अब छापने से सब कुछ होगा थोड़ी होगा, ऐसे ही छापने के साथ साथ उन चीज़ों को बेचने का भी काम किया जाएगा। तो 19वीं सेंचुरी में जो किताबें बेचने के लिए भाई टू परसुएड बायर्स टू परचेज देयर बुक सेलर ने बहुत सारे तरीके अपनाए। जैसे उन्होंने नोवेल्स को सीरियलाइज करना शुरू कर दिया, जो जैसे अभी भी हमारे यहाँ कोई मूवीज़ आती हैं, जैसे आती है ना पार्ट्स में, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2। भाई पार्ट 2 देखो कितना हिट हो पाया, क्यों हो पाया, क्योंकि सीरियल्स में वो चीज़ें आई, तो ऐसी चीज़ें अपनाने लग गए जिससे लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, जैसे नोवेल्स को सीरियलाइज करने लग गए। ठीक है, उसके साथ साथ भाई उन्होंने जो पुअर लोग हैं उनके लिए किताबें छापना शुरू कर दिया, जैसे चीप सीरीज छापना शुरू कर दिया, जिनको शीलिंग सीरीज कहते हैं। साथ ही साथ किताबों को प्रोटेक्ट करने के लिए बुक जैकेट छापना शुरू कर दिया। ये थोड़ा नोट्स में नहीं लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना। साथ ही साथ जब 1930 में भाई ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में, तो बुक सेलर ने अपनी किताबों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, तो बुक सेलर ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्ती किताबें, भाई देखो ज़्यादा रिच किताबें महंगी होंगी तो कौन लोग खरीदेंगे उनको, तो वो जो किताबें हैं वो कब खरीदेंगे, जब उन तक सस्ती एडिशंस उनके पास पहुंचने लगेंगे। तो चीप एडिशन जो हैं वो लोगों तक पहुंचने लगे। तो इस वजह से 1930 के अंदर ज़्यादा इसका चेंज प्रिंट रेवोल्यूशन पे नहीं पड़ा, किताबें छपती रही। तो उन्होंने इस तरीके से उस स्लम को, जैसे हमारे यहाँ अभी कोविड-19 है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, जैसे जो सेलर्स हैं अपनी चीज़ों की रेट कम कर देंगे और वैसे कर देंगे, इसी प्रकार का काम यहाँ पे किया गया। तो हमने देखा क्या फर्दर इनोवेशंस हुए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ फर्दर इनोवेशंस हैपेंड विच चेंज द लेआउट ऑफ प्रिंट, भाई जिन्होंने लेआउट प्रिंट का बदल दिया। तो इतना सारी चीज़ें कवर, यूरोप का जितना भी प्रिंट का हिस्सा था प्रिंट कल्चर के अंदर वो कवर। अब बात करेंगे अगले सेक्शनों के अंदर इंडिया में, कि इंडिया में प्रिंट कैसे आया, प्रिंट से पहले क्या काम होता था, प्रिंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रिंट का चेंज क्या हुआ सब लोगों पे, और प्रिंट ने कैसे सोसाइटी के अंदर बदलाव लेके आए, कैसे प्रिंट के बाद में प्रिंट ने महिलाओं की, बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर असर डाले। वो सब चीज़ें करेंगे डिस्कस आगे आने वाले सेक्शन में। तो इतनी चीज़ें कवर से थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट बहुत जल्दी आएगा। मुझे उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप सब सही तरीके से कर रहे होंगे। बहुत डेडिकेटेड होकर देखिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ाने में। मेरा सिर्फ एक मात्र मोटो, माई वन मोटो, द
ओनली सिंगल सोलो मोटो इज़ टू मेक हिस्ट्री स्टडी इंटरेस्टिंग। भाई जो लोग इतिहास से सोशल साइंस से भागते हैं उन लोगों को इसके करीब लेके आना, उनसे जोड़ना, उनके पास लाना और उनका इंटरेस्ट डेवलप करना। और मैं आपको अश्योर करता हूँ आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जिन्होंने नहीं किया अभी जाके क्लिक करो, सब्सक्राइब का नीचे बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, थैंक यू।